क्या आप भी इंश्योरेंस के बढ़ते दामों को लेकर परेशान हो? और आजकल की ये भागदौड़ भरी जिंदगी में जब जान का खतरा बढ़ गया है और चारों तरफ हार्ट अटैक, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज की न्यूज़ सुन के सोचते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा? और सोचते हो कि काश ऐसी कोई इंश्योरेंस स्कीम्स होती जो हमें कम से कम पैसों में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाती। तो भारत सरकार आपके लिए लेके आई है दो ऐसी स्कीम्स जिसमें ना कोई मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है और ना कोई ज़्यादा पेपर वर्क की, जो आपको सिर्फ एक मूवी टिकट के दाम पे अवेलेबल है। तो आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ठीक है। इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है, पहली चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको सालाना 436 रुपीज़ प्रीमियम पे करना है। ठीक है, साल में एक बार आपके अकाउंट से डेबिट होगा। उसके बाद आपका इसमें जो सम इंश्योर्ड रहेगा, जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो है 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है। जो भी इसको सब्सक्राइब करेगा या फिर एनरोल करेगा इस स्कीम में, उसकी डेथ के बाद उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 to 50 ईयर्स के एज तक का। अगर आप पहली बार इसमें एनरोल कर रहे हो तो आपको 50 ईयर्स से पहले ही, आपका एज कंप्लीट होने से पहले इसमें एनरोल करना होगा। अगर आप ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड हो, सपोज अगर आपने 49 ईयर्स के एज में इसमें एनरोल किया हुआ है, तो ये जो रिन्यूअल हर साल होगी उस केस में ये 55 ईयर्स के एज तक में बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपने 49 ईयर्स के एज में इसमें एनरोल किया है तो रिन्यूअल हो के वो 55 ईयर्स तक इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है जिस समय के लिए ये योजना लागू रहती है वो है 1 जून से लेके 31 मई तक का। इसमें अगर आपने सपोज सितंबर में एनरोल किया, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि अगर मैं सितंबर में एनरोल करता हूँ तो क्या मुझे फुल 436 रुपीज़ देना है? और अगर मैं सितंबर में एनरोल करता हूँ तो क्या मेरा जो स्कीम पीरियड रहेगा वो सितंबर टू अगस्त रहेगा कि सितंबर टू मई ही रहेगा? तो यस, ये सितंबर में भी अगर आप एनरोल करते हो तो आपका जो स्कीम पीरियड रहेगा तो सितंबर टू मई ही रहेगा। लेकिन आपको जो प्रीमियम पे करना है वो इससे कम करना है। तो वो एग्जैक्टली कितना कम करना है वो हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। ये एक चीपेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आज के समय में आप मार्केट में कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपको मिनिमम साल का 10 से 15 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, भले ही उसमें इंश्योरेंस का जो कवर है वो ज़्यादा है, लेकिन आपका एज को देखते हुए, आप अगर आपको कोई बीमारी है तो वो देखते हुए, आपके खाने पीने के हैबिट्स, ठीक है, आप अगर ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, उसके वजह से ये जो प्रीमियम है वो सब्सटेंशियली बहुत हाई जाता है। ठीक है। आज के समय में लोग जो है वो 25 से 30 हज़ार तक भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है। 50 लाख या फिर 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए। तो ये चीपेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सिर्फ आपको एक मूवी टिकट के दाम पे अवेलेबल है और जो आपको इतना बड़ा अमाउंट इंश्योर करा रही है। ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि अगर आपने जून, जुलाई और अगस्त इस पीरियड के दरमियान इसमें एनरोल किया तो आपको 436 रुपीज़ पूरा देना है। इसके बाद अगर आप सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में एनरोल कराते हो तो आपको 342 रुपीज़ देना है। दिसंबर से लेके फरवरी तक एनरोल कराते हो तो आपको 228 रुपीज़ देना है। और मार्च से लेके अगर मई तक एनरोल कराते हो तो आपको 114 रुपया ही देना है। ठीक है। सो ये जो अमाउंट है वो टाइम के हिसाब से बदलती जाती है। जितना कम पीरियड के लिए आप उसमें इंश्योर्ड रहोगे, ठीक है, उतना ही आपको कम प्रीमियम देना होगा। उसके बाद अगर आपने जैसे ही 1 जून में इसमें एनरोल कर लिया, ठीक है, और आपकी डेथ अगर 6 जून को हुई, नॉर्मल नेचुरल डेथ हो गई अगर आपकी, तो क्या आपको प्रीमियम पूरा मिलेगा? तो नहीं। इसमें एक लियन पीरियड का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो फर्स्ट 30 डेज है उसमें आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा अगर अदर देन डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है। तो अगर आपने जून में ये 1 जून के केस में आपने अगर एनरोल की हुई है स्कीम, तो आपको 30 जून तक अगर आपकी नेचुरल कॉज की वजह से डेथ होती है तो आप में आपके नॉमिनी को इसमें कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी एक्सीडेंट के केस में डेथ होती है तो ही आपको या फिर आपके नॉमिनी को ये अमाउंट मिलेगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट 30 डेज का जो पीरियड है वो लियन पीरियड रहता है, जिसमें नेचुरल डेथ के केस में अमाउंट नहीं मिलता है। ठीक है। जो क्लेम है वो नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के केस में ही मिलता है। उसके बाद इसमें कौन सी टाइप की डेथ्स कवर होती है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अर्थक्वेक से, फ्लड से या फिर किसी और नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से आपकी डेथ हुई तो भी आपको अमाउंट पूरा मिलेगा। या फिर आपने सुसाइड किया या फिर आपका मर्डर हुआ तो ऐसे केस में भी आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। तो ये थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स का आंसर ज़रूर करूँगा।
ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, इसमें अगर आपके एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है या फिर आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी आती है तो आपको 2 लाख तक का अमाउंट इंश्योर्ड रहता है। ठीक है, आपको 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिलेगा। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 70 तक का रखा गया हुआ है। ठीक है, रखा गया है। इसके बाद आपको इसमें जो प्रीमियम पे करना है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है। ये भी स्कीम आपकी 1 जून से लेके 31 मई तक ही लागू रहती है। उसके बाद इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती वो ये है कि डेथ के केस में तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा एक्सीडेंट के केस में। ठीक है, लेकिन आपकी अगर इरिकवरेबल लॉस होता है आइस का, फुट का और जो आपका हैंड्स है उसका, मतलब हाथ पैर और आंखें, इनका अगर आपका इरिकवरेबल लॉस होता है ऐसे केस में भी आपको 2 लाख रुपीज़ पूरा मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ आपका एक आंख, एक पैर और एक हाथ, इसका इरिकवरेबल लॉस होता है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पार्शियल डिसेबिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ इरिकवरेबल लॉस ऑफ 1 आई, 1 फीट और 1 हैंड, ऐसे केसेस में आपको 1 लाख रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन सी चीज़ें कवर्ड है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका बिना हाथ पैर या आँख, इसका बिना इरिकवरेबल लॉस के अगर और किसी टाइप का पार्शियल डिसेबिलिटी आता है तो आपको इसमें कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें मर्डर से हुई डेथ कवर्ड है, लेकिन इसमें अगर आप सुसाइड करते हो तो वो डेथ इसमें कवर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज जो कि एक्सीडेंटल नेचर की है वो भी इसमें कवर्ड है। ठीक है, उसके कारण भी अगर आपकी डेथ होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी आती है तो भी आपको इसमें क्लेम ज़रूर मिलेगा। इसके बाद जो रोड रेल या फिर सिमिलर व्हीकुलर एक्सीडेंट्स है या फिर डूबने की वजह से डेथ होना या फिर क्राइम की वजह से, किसी क्राइम की वजह से आपकी अगर डेथ होती है तो ऐसे केस में भी आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन आपको पहले एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, मेडिकल रिपोर्ट्स इसके साथ लगाने पड़ेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देके ही आप इसको क्लेम कर पाओगे। उसके बाद अगर स्नेक बाइट या फिर फॉल फ्रॉम टी, मतलब पेड़ से गिर के मृत्यु होना या फिर सांप के काटने से मृत्यु होना, ऐसी कोई एक्सीडेंटल केसेस हैं तो ऐसे केसेस की पहले स्क्रूटिनी की जाएगी। आपको एफआईआर दर्ज करना है या फिर आपका हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम वगैरह रहेगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको रिकॉर्ड्स रख के बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे, फिर ही आपका वो क्लेम पास हो पाएगा। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बेनिफिट्स है हम क्लेम कैसे कर पाएंगे, हमें इसके लिए एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और हम इसको कैसे क्लेम कर पाएंगे वो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सबसे पहले ये है कि प्रूफ ऑफ डेथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगेगा डेथ सर्टिफिकेट। सेकंड जो लगेगा, जो भी डिसीज पर्सन है जिनका डेथ हुआ है और जो नॉमिनी है उन दोनों का आपको आधार एंड पैन कार्ड देना है। ठीक है, आधार एंड पैन कार्ड ऑफ डिसीज्ड एंड नॉमिनी, जो क्लेम कर रहा है उसका भी आपको आधार पैन कार्ड देना है। थर्ड जो है, जो भी नॉमिनी इसको क्लेम कर रहा है उसके जिस भी अकाउंट में ये पैसा उसको चाहिए उसका या तो कैंसिल चेक देना पड़ेगा या तो फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ पासबुक देने होंगे। ठीक है, तो थर्ड जो चीज़ है वो उसका कैंसिल चेक लगेगा। उसके बाद फोर्थ जो चीज़ है, आपको एडवांस रिसिप्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ क्लेम देना होता है, जो बैंक ही आपको प्रोवाइड करती है, वो आपको फिलअप करके बैंक को सबमिट करना होता है। आगे हम लोग एक देखेंगे जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्म का एक फॉर्मेट लिया हुआ है, तो वो भी हम लोग कैसे भरेंगे वो भी इसमें देखते हैं। तो ये है एक फॉर्म। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम फॉर्म है ये। इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में आपको डिसीज के, जो डिसीज पर्सन है उसके डिटेल्स पूछे गए हैं, उसके नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द विलेज, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ द डेथ, ये सब चीज़ें डिसीज के बारे में आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद जो आपको डिटेल्स पूछी गई है वो है नॉमिनी की डिटेल्स, नेम ऑफ द नॉमिनी, एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशनशिप, जो कुछ डिटेल्स है नॉमिनी की खुद को यहाँ पे भरनी है। उसके बाद नॉमिनी को अपना यहाँ पे साइन करना है। यहाँ पर भी उसने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप इसका भी सहारा ले पाओगे जब आप बैंक से फॉर्म कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है एडवांस रिसिप्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ क्लेम। इसमें आप बैंक या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको आप लिख के देते हो कि आई हियर बाय एक्सेप्ट फ्रॉम डैश डैश इंश्योरर द सम ऑफ रुपीज़ डैश डैश, आपका जो क्लेम है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा करके आप यहाँ पे साइन करके देते हो। यहाँ पे जनरली 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट पे क्रॉस साइन करवाते हैं और आप ये सारी चीज़ें इसमें सबमिट करते हो। तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या सबमिट करना है, ये क्लेम फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ें जो आपको सबमिट करनी है वो डेथ सर्टिफिकेट। थर्ड चीज़ जो आपको सबमिट करनी है वो आधार एंड पैन कार्ड ऑफ
डिसीज्ड एंड जो सेकंड पर्सन है नॉमिनी, ठीक है, नॉमिनी का देना है। उसके बाद नॉमिनी के जिस भी खाते में उसको पैसा चाहिए उसका उसको कैंसिल चेक या फिर पासबुक का कॉपी देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो एडवांस रिसिप्ट ऑफ डिस्चार्ज क्लेम है वो इसके साथ फिफ्थ इसमें देनी है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी हैं तो आप बैंक में आपका क्लेम सबमिट कर सकते हो। इसका जो टर्न अराउंड टाइम है जिसके बीच में आपके बैंक को इस अमाउंट को जो सेटल करना है वो है सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का, ठीक है। मतलब बैंक जैसे ही आपका ये क्लेम रिसीव करेगी उसके 7 डेज के अंदर ही उसको ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है और इंश्योरेंस कंपनी को 7 डेज के अंदर इस क्लेम को सेटल करना है। ऐसे करके इसका जो टर्न अराउंड टाइम है जिसमें इसको क्लेम को सेटल करना है वो सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का है। अगर आप 14 डेज के अंदर आपका क्लेम सेटल नहीं होता है तो आप इनकी कंप्लेंट आरबीआई के पास कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, ठीक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ट्यून रहो, ठीक है। थैंक यू।